ओके दोस्तों, तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थियोरिटिकली हमें जितनी की जरूरत है उससे ज्यादा ही हम कर लिए हैं। चलो फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेट्स सी क्या बोला हुआ है। हमारे पास एक ऐसा बड़ा स्फीयर है, ऐसा शेल, इसका मास जो है वो है कैपिटल M और इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R। ठीक है, नाउ यहां पर अब एक सॉलिड स्फीयर ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस। ये वाला सॉलिड स्फीयर है और इसका जो मास है दैट इज स्मॉल m और इसका रेडियस है R। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x इक्वल्स टू 0 बोलो और ये वाला डायरेक्शन जो है वो मेरा x का डायरेक्शन है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारा x इक्वल्स टू 0 है और ऐसा हमारा x है। नाउ वी हैव अ पॉइंट मास m0। ठीक है, we have a point mass m0 kept on x-axis। ठीक है, find force on m0 if पहला केस जो हमें कंसीडर करना है, x बिलोंग्स टू R टू R। दूसरा x बिलोंग्स टू R टू कैपिटल R। तीसरा x इज ग्रेटर देन 2R। ये तीनों केस में हमारा m0 के ऊपर जो फोर्स है वो हमारा कितना होने वाला है उसके बारे में ध्यान दो। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात एक चीज ध्यान दो, टिल x इज लेस देन 2R m0 is at a inside point of shell। ठीक है, तो फोर्स ऑन m0 ड्यू टू शेल इज इक्वल्स टू 0। फोर्स ऑन m0 ड्यू टू शेल यहां पर तो हर हाल पे 0 ही होगा जब तक हमारा x जो होगा वो 2R से छोटा होगा। ठीक है, शेल के अंदर के पॉइंट के लिए फील्ड जो है वो हमारा हर पॉइंट पे 0 होता है, उस कारण पे शेल के कारण उसके ऊपर जो फोर्स होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 0। अब पहला वाले पार्ट में x जो है दैट बिलोंग्स टू R टू R। तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज द इनसाइड पॉइंट ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर के अंदर के पॉइंट में है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी फोर्स लगेगा वो केवल और केवल हमारा सॉलिड स्फीयर के चलते ही लगने वाला है। तो सॉलिड स्फीयर का सिनेरियो समझ लो, ये है हमारा सॉलिड स्फीयर का सेंटर और ये है हमारा m0। तो ये डिस्टेंस जो है वो हमारा x है, ये जो डिस्टेंस है वो हमारा r है। तो ये वाला डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू x माइनस स्मॉल r। और अंदर के पॉइंट के लिए जो हमारा I होगा
that will be equals to gm upon small r cube into x माइनस स्मॉल r। ये हमारा I होगा अंदर का, ठीक है। सो I अगर हमारे पास आ चुका है तो फोर्स जो होगा पहले वाले केस में F1 दैट इज इक्वल्स टू m नॉट इंटू I दैट इज gm m नॉट x माइनस r बाई r क्यूब। और डायरेक्शन जो होगा वो डेफिनेटली अट्रैक्टिव होने के कारण ये हमारा डाउनवर्ड होने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले केस में जहां पे x बिलोंग्स टू 2r टू 2 कैपिटल R, शेल के कारण तो ऑब्वियस सी बात है कोई फोर्स अभी भी नहीं लगेगा क्योंकि शेल के तो ये हमारा अंदर ही है। तो ये वाला पॉइंट जो है दिस इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड होगा। यानी सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है, ये है हमारा सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस है r, ये पूरा डिस्टेंस x है जिसके अंदर ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमारा है r। तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली x माइनस r, ठीक है। तो हम जानते हैं जो बाहरी पॉइंट के लिए इसको मैं सेंटर पे एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो यहां पर जो I होगा दैट विल बी सिंपली gm बाई x माइनस r का होल स्क्वायर, ये बाहरी पॉइंट है। तो फोर्स जो आएगा F दैट विल बी m नॉट इंटू I दैट विल बी gm m नॉट बाई x माइनस r का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। नाउ तीसरा, अब जो ये पॉइंट है ये डेफिनेटली हमारा शेल के बाहर है। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दो, ये हमारा शेल है, यहां पे बाहर जो है वो हमारा m नॉट है, यहां पर हमारा कैपिटल M है, यहां पे हमारा शेल का सेंटर है, और यहां पर जो है हमारा सॉलिड स्फीयर है और ये हमारा सॉलिड स्फीयर का सेंटर है। तो यहां पर दो डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये m नॉट हमारा सॉलिड स्फीयर के सेंटर से कितने दूरी पे है, दैट विल बी x माइनस r, और हमारा शेल के सेंटर से कितने दूरी पे है, वो है मेरा x माइनस कैपिटल R। तो m नॉट is outside both shell and sphere। शेल जो है वो हमारा सॉरी m नॉट जो है वो हमारा शेल और स्फीयर दोनों के बाहर है। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी I, दोनों को हम सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो शेल के चलते जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी दैट विल बी gm x माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर, और दोनों ऑब्वियसली ऐड होने वाला है gm x माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज ड्यू टू द स्फेरिकल शेल। तो F3 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू m नॉट इंटू I। तो F3 हमारे पास आ जाएगा gm m नॉट x माइनस r का होल स्क्वायर gm m नॉट बाई x माइनस r का होल स्क्वायर, दैट इज द नेट फोर्स। इसका भी सारे जो फोर्सेस होंगे ऑब्वियसली डायरेक्शन जो होगा वो तो हमारा डाउनवर्ड ही होने वाला है,
क्योंकि सारे फोर्सेस डेफिनेटली हमारा अट्रैक्टिव होने वाला है। ओके, समझ में आ गया? होप सो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारे पास दो रॉड इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, एक यहां पर है और दूसरा रॉड कुछ इस प्रकार से है। पहला वाला रॉड जो है उसका मास है m1, उसका लेंथ है L1, इसका मास है m2, लेंथ है L2। ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज R1, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज R2। और अब मैं यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर मैंने मास रख दिया m0। तो फाइंड फोर्स ऑन m0, ये हमें पूछा गया है। m0 के ऊपर फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पर इसके चलते ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी I1 और इसके चलते जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू I2। ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है, समथिंग लाइक दिस। सो I1 जो होगा वो कितना होगा, हम लोग रॉड के लिए डायरेक्टली रटे थे, तो I1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू GM1 R1 इंटू R1 प्लस L1। ये हमारा I1 का वैल्यू होगा और ये हमारा इस तरफ होगा। मान लो ये वाला डायरेक्शन जो है वो I कैप है और जो हमारा I2 होगा दैट विल बी GM2 R2 इंटू R2 प्लस L2। ये वाला इस डायरेक्शन पे है, मान लो ये है हमारा J कैप डायरेक्शन मान लो। तो F जो होगा, F वेक्टर दैट विल बी m0 इंटू I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर, ठीक है। सो F वेक्टर जो आएगा GM0 बाहर कॉमन ले लो, M1 बाई R1, R1 प्लस L1 I कैप, M2 बाई R2 इंटू R2 प्लस L2 J कैप। सो दैट विल बी द नेट फोर्स वेक्टर F वेक्टर ऑन M0। अगर हम I वेक्टर्स वगैरह रट रखे हैं तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, लेट्स सी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है एक रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस R. There is a very small gap of length find I at the center। ठीक है, ओके, व्हाट इज द सिनेरियो। हमारे पास ये हमारा पूरा रिंग है मान लो, ठीक है, और यहां पर रिंग में मैंने एक्सिस बना लेता हूं एक बार फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी।
और यहां पर एक बहुत छोटा सा, दिस इज अ गैप, और इसका जो लेंथ होगा दैट लेंथ विल बी इक्वल्स टू एक्स. एक्स इज वेरी 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 स्मॉल. ठीक है. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास अप्लाई करना चाहेंगे. इसका लैम्डा कितना है? m, द टोटल मास m डिवाइडेड बाय 2 पाई r. अच्छा, एक्चुअल में ये लिखना चाहिए 2 पाई r माइनस एक्स. दैट इज प्रैक्टिकली ठीक है. तो नेगेटिव मास ऑफ द गैप x में क्या लिख सकता हूं? माइनस लैम्डा इंटू एक्स. माइनस लैम्डा इंटू एक्स ये मैं लिख सकता हूं या नहीं? ऑब्वियस सी बात है. So that will be equals to minus mx by 2 pi r. अच्छा, I ड्यू टू रिंग तो डेफिनेटली 0 होगा सेंटर पे. I ड्यू टू रिंग कितना होगा? That will be equals to 0. तो इफेक्टिवली जो क्वेश्चन आ चुका है वो है, यहां पर हमारा सेंटर है और यहां पर एक माइनस m डैश का नेगेटिव मास है और एट अ डिस्टेंस ऑफ r. और इस m डैश के चलते जो फील्ड होगा वही हमारा नेट फील्ड होने वाला है. अच्छा, पॉजिटिव मास अपनी तरफ फील्ड बनाता है, तो थियोरेटिकली नेगेटिव मास जो होगा वो अपने से उल्टे डायरेक्शन में हमारा फील्ड बनाएगा. और ये जो I होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ m डैश बाई r स्क्वायर. सो हमारा जो मॉड ऑफ I होगा इंटेंसिटी वो कितना होगा? gmx बाई 2 पाई इंटू r क्यूब. और डायरेक्शन जो होगा वो हमारा गैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है. सबसे पहले ये वाली बात को हम समझ लेते हैं. ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मास का एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो है वो हमने समझ लिए हैं. यहां पर ऑब्वियस सी बात है 1D फिगर था, तो यहां पर हम प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा इंट्रोड्यूस करेंगे, तो गैप के चलते जो फील्ड होगा वो हम लोगों ने काफी आसानी से निकाल दिए हैं. ओके दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में एक और से देखो. हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो दिया हुआ है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इनटू साइन थीटा. ठीक है, थीटा हमारा इस तरीके से मेजर्ड है फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो यहां पर हमारा इसके जो सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उस एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया P, जो इसका दूरी जो दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू x नॉट. तो सवाल ये है जो पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा कितना होने वाला है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जो मैं बोलता हूं, एट एन एंगल ऑफ थीटा एक पतला सा टुकड़ा काट लो ऑफ एंगल डी थीटा, तो इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी आर डी थीटा. तो इसका जो मास होगा dm, ये dm कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा, दैट इज लैम्डा नॉट आर साइन थीटा इंटू डी थीटा. ना ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट का यहां से अगर हम ड्रॉ करें, ये इफेक्टिवली एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा. यहां पर से इस डायरेक्शन में इसका di जो होगा वो हमारा होने वाला है, हाँ कि ना? यानी वो वाला प्लेन को अगर मैं विजुलाइज करूं, ये है हमारा r,
ये है हमारा x नॉट, जहां पर हमारा पॉइंट P है, यानी मैं ये वाला एक्सिस, ये वाला जो प्लेन बन रहा है, ये वाला, वो वाला प्लेन पे अगर मैं विजुलाइज करूं, ये r है, ये हमारा x नॉट है, यहां पर है हमारा मास dm। तो ये वाला dm के बारे में अगर देखा जाए तो इसका दो कंपोनेंट होगा di का। ये वाला एंगल कुछ फाई है, ठीक है, और वो फाई और थीटा में कोई संबंध नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना। थीटा हमारा इंडिपेंडेंट एंगल है। ये जो होगा दिस विल बी di cos phi and that will be di sin phi, right? So di axial जो होगा that will be equals to di into cos phi, हाँ कि ना। अच्छा, बाय द वे, इसका एग्जैक्टली अगर मैं ऑपोजिट पॉइंट पे काटूंगा तो जो मेरा एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको निकालने की तो कोई जरूरत ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा लेफ्ट राइट सिमेट्री है। तो जो भी हमारा फील्ड होगा वो एक्सिस के अलोंग ही होने वाला है। एक्सिस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो हमारा कोई काम का नहीं है, तो हमें केवल di एक्सियल ही निकालना है, और di जो होगा दैट विल बी g dm। ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज x नॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू cos phi, एंड cos phi का वैल्यू जो है वो है x नॉट बाई दिस, तो g लैम्डा नॉट r यहां पर आ जाएगा x नॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा डी आई एक्सियल। तो जो हमारा आई एक्सियल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, जी लैम्डा नॉट आर एक्स नॉट बाई एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये पूरा पार्ट तो हमारा कांस्टेंट है और इसको इंटीग्रेट करना है साइन थीटा डी थीटा में, और थीटा जहां पर वेरी करेगा 0 to 180 डिग्री यानी पाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा जब मैं करूंगा कॉस पाई इज -1 माइनस कॉस 0 दैट इज 1, -1 -1 विल मेक इट -2, आगे का माइनस विल मेक इट +2। तो हमारे पास जो नेट एक्सियल फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2g लैम्डा नॉट r x नॉट बाई x नॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारे पास एक्सियल जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास आ जाएगा, और इसका इनटू मास करूंगा तो मेरे पास कोई पॉइंट मास रखूंगा, इन दैट केस हमारा फील्ड जो है वो आ जाने वाला है। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला स्फेरिकल शेल का मास है m1 और रेडियस है r1। ये वाला जो स्फेरिकल शेल है इसका मास है m2, रेडियस है r2। ये दोनों शेल है। अच्छा, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक का मटेरियल भरा हुआ है, इन दोनों के बीच में हमारा एक मटेरियल भरा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में जो है वो सॉलिड है, और यहां का मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो दे रखा है रो। ठीक है, तो फाइंड आई एट अ डिस्टेंस r from the center, कौन कौन सा कंडीशन निकालना है। सबसे पहला r is less than r2, दूसरा r जो है
that belongs to R2 to R1 and तीसरा R is greater than or equals to R1. ओके, सबसे पहला केस R is less than R2. सिंपल सी बात है, यहां पर हम कोई भी एनक्लोजिंग सरफेस डाले, यहां पर जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होगा ध्यान देना उस पे स्फेरिकल सिमेट्री जो है वो तो हमारा बरकरार रहेगा ही रहेगा. ओके, जो हमारा स्फेरिकल सिमेट्री है वो डेफिनेटली हमारा बरकरार रहेगा लाइक दिस. ओके, तो इसके अंदर जो है M एनक्लोज्ड हमारा 0 है, तो सिंपल सी बात है I जो होगा वो हमारा 0 होगा. ऐसे भी देख सकते हो, ये जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको मैं छोटे 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 शेल्स में डिवाइड कर लूं, तो जो अंदर का पॉइंट है वो हमारा हर किसी का इंटरनल पॉइंट है. तो इंटरनल पॉइंट होने के कारण I जो आएगा वो डेफिनेटली हमारा 0 के साथ इक्वल होने वाला है. ओके, चलो अगला स्पेशल केस, R अगर इक्वल्स टू R2 हो तो बेसिकली वो इसके सरफेस का पॉइंट है, बाकी सबके लिए अंदर का पॉइंट है, उसका तो I में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो I जो आएगा दैट विल बी सिंपली GM2 बाई R2 स्क्वायर आएगा. I जो सिंपली आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू GM2 अपॉन R2 स्क्वायर. ठीक है, अच्छा नाउ अब अगर हम बात करें R2 से R1 के बीच में कोई भी अगर हमारा R हो, तो इन दैट केस हमारा जो एनक्लोजिंग सरफेस काटी जाएगी वो हमारा कुछ इस तरीके से काटी जाएगी, स्फेरिकल एनक्लोजिंग सरफेस. हाँ कि ना? सो इसका जो M एनक्लोज्ड आएगा वो हमारा M2 तो डायरेक्टली आएगा ही आएगा, प्लस इतना वाला जो सॉलिड पार्ट है उसका भी मास आएगा. अरे सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम कितना है दोस्तों? इट विल बी 4/3 पाई R³ माइनस कैपिटल R1³ इंटू रो. क्योंकि ये वाला सॉलिड पार्ट यहां पे R1 से R तक है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा R का स्फीयर माइनस R सॉरी सो हम लिख सकते हैं माइनस I इंटू इंटीग्रल DA दैट इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. दैट विल बी क्या आएगा मेरे पास? माइनस 4 पाई G इंटू M एनक्लोज्ड. तो 4 पाई काट के खुश हो जाओ. तो I जो आएगा यहां पर दैट विल बी इक्वल्स टू G M2 बाई R स्क्वायर प्लस G इंटू 4/3 पाई रो R³ माइनस R2³ बाई R स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा I. ठीक है, नाउ ऐसे करते 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 अगर हम पहुंच जाते हैं R इक्वल्स टू R1 पे, यानी इसका सरफेस का पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो ये वाले फॉर्मूले में सिंपली R इक्वल्स टू R1 हम पुट कर देंगे, तो I जो होगा दैट विल बी GM2 बाई R1 स्क्वायर प्लस 4 पाई G रो बाई 3
R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बाई R1 स्क्वायर, यह आएगा, प्लस G M1 बाई R1 स्क्वायर आएगा, क्योंकि अब तो ये वाला जो है उसका भी सरफेस का पॉइंट हो गया, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। और इन जनरल पॉइंट के लिए अगर R ग्रेटर देन R1 के बारे में बात करूं, तो अब मैं यहां पर इस तरीके से एक सिमेट्रिक स्फेरिकल सरफेस काटूंगा ऑफ रेडियस R, तो जो टोटल मास है वो पूरा का पूरा हमारा एनक्लोज होने वाला है। तो M एनक्लोज जो आएगा दैट विल बी M1 प्लस M2 प्लस 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब इंटू रो। और इस पूरे को मैं सेंटर में पिचका सकता हूं, और जो हमारा I आ जाएगा दैट विल बी G इंटू M एनक्लोज्ड बाई R स्क्वायर। और M एनक्लोज का वैल्यू यहां से डाल दो, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपने आप आ जाएगी। काफी आसान सवाल है, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है, राइट। लेट्स सी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, मास है m, रेडियस है r। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक बहुत छोटा सा टनल काट दिया। अच्छा, ये मान लेना जो ये टनल काटने पर हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर प्रैक्टिकली कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हमारा जो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसको अभी भी सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर सकते हो, और इसका मास जो है वो प्रैक्टिकली हमारा m है। अच्छा, ये वाला सॉलिड स्फीयर के सेंटर से ये जो टनल का डिस्टेंस है वो है l, ठीक है। यहां पर मैंने एक पॉइंट मास m0 इस n पे छोड़ दिया, तो कैलकुलेट द टाइम it takes to reach opposite end of tunnel। टनल के दूसरे एंड पर पहुंचने के लिए इसको टोटल कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, मान लो कोई एक इंस्टेंट पे ये टनल का सेंटर से x दूरी पर है। अरे भाई, सिमेट्री m0 से मिड पॉइंट पे आने में जितना टाइम लगेगा, मिड पॉइंट से ऑपोजिट एंड पर जाने पर भी उतना ही टाइम लगने वाला है। तो मैं सेंटर तक का टाइम निकालूंगा, उसके बाद इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है। ये वाला सेंटर का नाम दे देता हूं C। अच्छा, ये अगर x है तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा I, that will be equals to gm upon r cube into under root x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर का अंदर का पॉइंट है। देखो, एक्चुअल में नेगेटिव मास लगाना चाहिए था अगर टनल हमें बहुत पतला नहीं दिया हुआ है, बट वो हमारा प्रॉब्लम को भयंकर बना डालेगा, तो डेफिनेटली उस चीज को तो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले डायरेक्शन पे ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है I, राइट। तो I अगर हमारे पास आ चुका है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा F, दैट इज इक्वल्स टू m0 इंटू I। बट ये वाला फोर्स का तो डेफिनेटली दो कंपोनेंट होगा,
अब ये वाला कंपोनेंट को तो हमारा जो नॉर्मल है वो डेफिनेटली काउंटर बैलेंस कर डालेगा। जो हमारा टनल और दीवार में जो नॉर्मल होगा उस पर डेफिनेटली काउंटर बैलेंस हो जाएगा। जो हमारा कंपोनेंट बचेगा वो केवल और केवल इसी डायरेक्शन में बचने वाला है। तो ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूं तो ये वाला एंगल भी थीटा है। तो fx जो होगा, जो हमारा मूविंग कंपोनेंट है, दैट विल बी सिंपली f sin थीटा। सो हमारे पास जो fx आएगा वो कितना आएगा, m नॉट आई इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ आई में भी एक टर्म है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो वाला टर्म तो हमारा कटेगा। तो सिंपली जो हमारा एफ एक्स आएगा दैट विल बी जी एम एम नॉट एक्स बाई आर क्यूब। दिस विल बी द फोर्स along the tunnel and इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्सीलरेशन होगा a, that will be equals to fx by m naught, तो that will be gm by gmx by r cube। बट ये वाला एक्सीलरेशन को मैं लिख सकता हूं v dv by dx। ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा x बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रहा है, या फिर जैसे जैसे एक v बढ़ रहा है x जो है वो हमारा कम हो रहा है। तो ये वाला a को हम लिख सकते हैं माइनस v इंटू dv बाई dx। सो यहां से हम लिख सकते हैं v dv माइनस जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स डी एक्स। अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इनिशियली x जब हमारा r था, v तब हमारा 0 था, फाइनली एट x v इज v। तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई आर क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अरे बाय द वे वी सेंटर कोई पूछ सकता है सेंटर पर वेलोसिटी कितना है, तो इसका एक सेकेंडरी पार्ट भी कर देता हूं। इसके लिए एक्स हम 0 पुट करेंगे तो वीसी जो आएगा दैट विल बी सिंपली जीएम अपॉन आर, सेंटर पर जो वेलोसिटी होगा, और यही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी भी होने वाली है, क्योंकि उसके बाद तो रिटार्डेशन चालू हो जाएगा, ठीक है, और उसको अपने तरफ खींचेगा एंड वापस इस वाले पॉइंट पे वो 0 हो जाएगा। अब ये जो VC है इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो V दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं कितना आ जाएगा, अंडर रूट GM बाई R माइनस GM, सॉरी क्या लिखा जा सकता है, GM बाई R माइनस GM बाई R क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, इसका रूट। अच्छा, तो रूट ओवर जीएम बाई आर क्यूब को बाहर कर दो, v को मैं लिख सकता हूं माइनस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स हमारा कम हो रहा है, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखो। रूट ओवर जीएम बाई आर क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास dt जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर क्यूब बाई जीएम dx बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ अ माइनस साइन।
Now, if I integrate at t equals to 0, x was r, and at t equals to t naught, x is 0, ये हमारे पास आ जाएगा. So, यहां पर तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास t naught आ गया है. अच्छा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई आर माइनस अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम साइन इनवर्स x बाई आर. नाउ साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, तो 0 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये वाला आगे जो है माइनस, ये हमारा विल मेक इट प्लस. तो टी नॉट जो आएगा दैट विल बी पाई बाई 2 अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम. ये हमारा टाइम आ जाएगा सेंटर में पहुंचने के लिए, लेकिन हमें तो दूसरा वाला एंड पर पहुंचाना है, एंड बाय सिमेट्री ये वाला टाइम डेफिनेटली डबल आएगा. तो टोटल टाइम जो होगा दैट विल बी पाई इंटू अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम. सो दोस्तों, फील्ड के ऊपर और एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग को समझ में आ गया है. देखो, फील्ड अगर हमें मालूम है तो फोर्स निकालना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होता है. फॉर पॉइंट मास सिंपली हमें मास को मल्टीप्लाई कर देनी होती है. तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बोल रहा है. ओके दोस्तों, एक काफी अच्छा शानदार क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास एक हॉलोस्फीयर है, वो वाला हॉलोस्फीयर का जो मास है वो है कैपिटल एम और रेडियस जो है वो कैपिटल आर है. यूनिफॉर्म हॉलोस्फीयर है. अब मैंने एक प्लेन जो है उस प्लेन के सहारे ऐसे करके हॉलोस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, यहां पर सेंटर से ये वाला प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो b है. तो इस कारण पे एक ऊपर वाला पार्ट ऐसे डिवाइड हुआ और एक नीचे वाला बड़ा वाला पार्ट इस तरीके से डिवाइड हुआ. तो सवाल है इन दोनों पार्ट के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है वो हमारा कितना लग रहा है. ठीक है, अच्छा, मैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस वाले को बोल रहा हूं पार्ट 1 और इस वाले को बोल रहा हूं पार्ट 2. हमें निकालना जो है टू फाइंड F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हमें निकालना है. ऑब्वियसली ये अट्रैक्टिव होगा, दोनों पार्ट आपस में अट्रैक्ट करेगा, दैट्स फॉर श्योर. तो दैट विल बी इक्वल्स टू F12. अच्छा, लेट्स कैलकुलेट F1 यानी टोटल फोर्स ऑन F1 ड्यू टू दी होल स्फीयर. पूरा स्फीयर के चलते F1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो चीज को हम निकालने का ट्राई करते हैं. अरे दोस्तों, उसके लिए हम एक सिंपल काम करेंगे. चलो पूरा स्फीयर बना लेते हैं. ठीक है, नाउ यहां से एट एन एंगल ऑफ थीटा मैंने एक का बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ थिकनेस दी थीटा, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक बहुत पतला सा रिंग मिलेगी. उसका जो ये रेडियस होगा स्मॉल आर, इसका जो रेडियस होगा दैट रेडियस इज स्मॉल आर, और ये वाला जो थिकनेस है दैट इज इक्वल्स टू आर डी थीटा. अच्छा, स्मॉल आर का जो वैल्यू है ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है. स्मॉल आर जो है दैट इज आर साइन थीटा. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया है डी ए दैट इज 2 पाई स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा. अरे सिग्मा कितना है? द टोटल मास
m divided by the total surface area 4 pi r square capital M sin theta d theta by 2। सॉरी क्या लिख रहा हूं, सॉरी ये हमारा सिग्मा है। तो dm जो आएगा ये वाला रिंग का dm जो आएगा दैट विल बी सिग्मा dA। तो सिग्मा इंटू dA अगर मैं करूंगा, मैंने वो गलती से लिख दिया था, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंट माइंडेडनेस। हमारा माइंड बहुत कमाल की चीज है, कब जंप मारे हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। मैं अचानक से कुछ और ही सोचने लग गया था। ओके, तो ये होगा हमारा dm। ये हमारा एक छोटा सा रिंग है। ये वाले रिंग के ऊपर अगर हम पूरा स्फीयर को निकालेंगे, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये पूरे स्फीयर में से एक पतला सा रिंग निकाल देने पे कोई फर्क एज सच पड़ता नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली ध्यान दो, एक रिंग है इस तरीके से ऑफ मास dm और बाकी पूरा स्फीयर को मैं इसका सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया। मैं ये वाले रिंग के ऊपर पूरा स्फीयर का फोर्स निकालना चाह रहा हूं, पतला सा रिंग के ऊपर। तो बाकी स्फीयर जो है उसको तो मैं जानता हूं क्योंकि सरफेस का पॉइंट्स है सारे के सारे, हम उसको सिंपली सेंटर पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, हाँ कि ना। एंड ये वाला रेडियस जो है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल r, और ये वाला जो डिस्टेंस है अगर मैं ध्यान दूं, दिस विल बी नथिंग बट कैपिटल R cos थीटा। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं रिंग और मास का, रिंग का यहां पे एक्सियल पॉइंट है, बाय द वे ध्यान देना ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज सिंपली कैपिटल R, दिस इज सिंपली कैपिटल R। तो हमारा रिंग का जो फील्ड होगा DI दैट विल बी G dm इंटू R cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर, मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2, यानी सिंपली मेरे पास यहां पे R क्यूब आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगा DF दैट विल बी कैपिटल M इंटू DI। तो कितना आएगा मेरे पास, DM का वैल्यू पुट कर दो, G कैपिटल M स्क्वायर बाई 2R क्यूब। ठीक है, समझ में आया? हाँ, इनटू एक R आएगा तो यहां पर R स्क्वायर हो जाएगा, यहां से एक साइन थीटा आएगा, यहां से एक कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो जो हमारा फोर्स आएगा F दैट विल बी GM स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, दैट विल बी द फोर्स ये वाले रिंग के ऊपर। अच्छा, रिंग का थीटा मिनिमम कहां से कहां तक होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा डेफिनेटली हमारा 0 होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट के थीटा डेफिनेटली 0 होगा। और लास्ट पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं ये वाला वैल्यू को मैं थीटा नॉट अगर बोलता हूं, दिस इज बी, दिस इज आर, दिस इज बी, दिस इज आर, सो कॉस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू बी बाई आर। ठीक है, सॉरी, दिस DF। तो F1 जो होगा दैट विल बी GM स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर इंटीग्रल साइन 2 थीटा डी थीटा इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा?
यहां पर बाई 2 आएगा, माइनस GM² बाई 8R² cos 2 थीटा cos 2 थीटा नॉट -1 आएगा, माइनस को अंदर डाल दो तो मेरे पास F1 जो आएगा दैट विल बी GM² बाई 8R², 1 माइनस cos 2 थीटा नॉट, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा नॉट, तो GM² बाई 4R² इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट, और यहां पर जो है साइन स्क्वायर थीटा नॉट उसका वैल्यू होगा GM² बाई 4R², 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं दैट विल बी B² माइनस R², तो F1 जो आएगा मेरे पास that will be simply equals to GM² by 4R², 1 minus B² upon R². That will be the force of interaction on F1, पहला वाला पार्ट पे। अच्छा, F1 के ऊपर फोर्स कौन लगा सकता है? F1 खुद, वन पार्ट खुद, या फिर 2 पार्ट, यानी F1 जो मैं लिख सकता हूं दैट इज F1 ड्यू टू 1 प्लस F1 ड्यू टू 2। बट दोस्तों ध्यान देना, F1 ड्यू टू 1 जो है वो तो हमारा 0 होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो हमारा इंटरनल फोर्स होगा। यार 1 पे खुद पे जो लगा रहा है वो तो इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स तो हमारा डेफिनेटली इस काउंटिंग में 0 आएगा ही आएगा। सो जो हमारा F1 है वही हमारा दोनों पार्ट का इंट्रैक्शन फोर्स भी है। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी GM² बाई 4R², 1 माइनस B² बाई R²। उम्मीद है ये हमें समझ में आ चुका है। हम लोगों ने टोटल फोर्स F1 पे निकाले और बाद में हमने ये आर्गुमेंट दिए 1 पे जो फोर्स लगा रहा है दोस्तों वो तो इंटरनल फोर्स है, वो तो एनी हाउ 0 होगा। तो जो 1 पे फोर्स लग रहा है वो 2 के कारण ही लग रहा है, तो F1 और F1/2 दोनों बेसिकली सेम है, और उसका वैल्यू हम लोगों ने वाया कैलकुलेशन निकाल दिए हैं। सॉलिड स्फीयर भी दे सकता था, जैसे हमने रिंग काटे हैं वहां पर डिस्क काटना, डिस्क का भी एक्सियल पॉइंट का जो है फील्ड हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसी तरीके से अप्रोच करना, उसमें भी आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। अच्छा, इसका स्पेशल केस B इक्वल्स टू 0। अच्छा, B अगर 0 है तो बेसिकली मैं दोनों आधा आधा टुकड़े में तोड़ दे रहा हूं, तो आधा आधा टुकड़ा में तोड़ने पर बेसिकली हमारे पास हेमिस्फीयर बनेगा। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 हेमिस्फीयर्स will be equals to, B को 0 पुट कर दो, that is given by GM² upon 4R²। तो दोनों हेमिस्फीयर के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू है GM² upon 4R²। एंड ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटेशन में तो रिपल्शन का फंडा है ही नहीं, तो ये वाला जो फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव, यानी दोनों हेमिस्फीयर आपस में इतना फोर्स से एक दूसरे को खींच रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के रिगार्डिंग जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया हूं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक,
दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बेसिकली हम देखेंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके